तो देखो लिखो, ये सब फार्मूले पर्सन लिखवाएंगे, जो लड़की भी आ जाएगी तो अभी थोड़ा सा हम जो आप पढ़ा रहे हैं आज पढ़ा देते हुए समझ में आएगा आपके। जैसे फाइंड दी फोर सोल्यूशन, आप लिखो फाइंड दी फोर सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन एंड ड्रा द ग्राफ, ड्रा द ग्राफ। तो ग्राफ को खींचने के लिए आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। कोई पॉइंट को प्लॉट करना आता है किसी ग्राफ पेपर में, किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करोगे इसको भी जानना जरूरी है। अब थोड़ा सा बताते हैं आप, सुनो। जैसे आप दो प्रकार की लाइन होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जो सरफेस बनता है उसको कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। और इस प्लेन में कोई पॉइंट लेते हैं पी, पॉइंट पी लेते हैं प्लेन में, ठीक है। अब पॉइंट पी से क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए पी एम, और पॉइंट पी से वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए पी एन। अब ये परपेंडिकुलर ही, अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब ओ से एम तक की डिस्टेंस मान लो, ओ से एम तक की डिस्टेंस क्या है? ए। अब ओ से एन तक की डिस्टेंस क्या है? बी। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए और कामा बी लिख दें, तो इसको कहते हैं ए कामा बी को पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, सी ओ आर डी एन ई टी ई, कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। आप देखो तो पी ए बी, एक पॉइंट बी का क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। इसमें ए को कहते हैं पॉइंट पी का एब्सिसा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा। और बी को कहते हैं, बी को कहते हैं क्या? पॉइंट पी का ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। यहां तक कोऑर्डिनेट बोले, पर इसको क्या कहते हैं? बी को ऑर्डिनेट, ठीक है। तो सुनो पहले, अब दो प्रकार की लाइन लिए, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी क्या लिए? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो सरफेस बनता है उसको कहते हैं प्लेन। और प्लेन में कोई पॉइंट पी लिए, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस में पी एम परपेंडिकुलर ड्रा किए और पॉइंट पी से वाई एक्सिस में पी एन परपेंडिकुलर ड्रा किए। तो जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस से जहां मिलता है उस पॉइंट का नाम एम रखे, और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस से जहां मिलता है उस पॉइंट का नाम एन रखे। ओरिजिन पॉइंट से एम तक की डिस्टेंस ए है और ओरिजिन पॉइंट से एन तक की डिस्टेंस बी है। तो ए कामा बी को कहते हैं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहां पे लिखो जो बोल गए, तो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स और पी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ वाई। इफ ओ एम इज इक्वल टू ए, ओ एन इज इक्वल टू बी, देन ए कामा बी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। आर इसी को दूसरा नाम भी है कार्टेशियन
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ये कहलाता है ए कामा बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। एंड ए इज कॉल्ड एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। अब B is called ordinate of point P। ये कहलाता है एब्सिसा, अब B कहलाता है ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। ये कहलाएगा एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, अब B कहलाएगा ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्या कहलाएगा? ए एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। अब भी कहलाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। लिख लेते ना। तो क्या लिखे? P be any point on the plane, draw PM perpendicular on OX और PN perpendicular on OY। PM परपेंडिकुलर OS में x एक्सिस में खींच दिए और PN परपेंडिकुलर y एक्सिस में खींच दिए। परपेंडिकुलर ओरिजिन पॉइंट x एक्सिस जहां मिलता है उसका नाम m है, और ये परपेंडिकुलर y एक्सिस से जहां मिलता है उसका नाम n है। O से m तक की डिस्टेंस को a मान लिए, O से n तक की डिस्टेंस को b मान लिए, तो a कामा b को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लिख लेते ना। क्या बोले? बोलो। अभी हम क्या बताए? सर आपने ये बताया कि अगर हम P को मतलब प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले, चाहे कोई भी हो, जैसे हम P लेते हैं, हाँ। उससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, हाँ। जिस पॉइंट को जब मतलब वो जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट पर लाइन मिलती पे है, जहाँ पे वो टच करेगी उस पॉइंट को हम लेंगे m। और वैसे ही हम P पॉइंट से y एक्सिस की तरफ एक और परपेंडिकुलर खींचते हैं PN। हाँ। फिर हम जो जैसे O से m तक के डिस्टेंस को ये मान लेंगे और O से n तक के डिस्टेंस को भी मान लेंगे, तो A और B जो होगा वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक, बिल्कुल वही समझ में बताया। यहाँ पे प्लेन में कोई पॉइंट P लेंगे, वहां से हम x एक्सिस में और y एक्सिस में परपेंडिकुलर खींच देंगे, और परपेंडिकुलर x एक्सिस से जहां पर मिलेगा, y एक्सिस से जहां पे मिलेगा, उनका नाम m रख दिए और n रख दिए। O से m तक कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम क्या मान लिए? a। और O से n तक की कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम मान लिए b। तो a और b को कामा लगा के लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इस पॉइंट को कहते हैं a कामा b को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आप 6वीं 7वीं क्लास में ये पढ़ चुके होगे, ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में जब पॉइंट होता है तो ये पॉजिटिव नंबर को लिखा जाता है, नेगेटिव नंबर को इधर लिखते थे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये पॉइंट है, कोई आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है +2, और ये भी 2 है यूनिट है, तो यहाँ इसका P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, 2। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये निगेटिव डायरेक्शन की हो गई ना, 2 यूनिट, और यहाँ पे क्या हो गया? जैसे मान लो इस टाइप का हम बताते हैं, ये है x एक्सिस, इसको y एक्सिस कहते हैं। तो आप लोग पिछले साल लिखा करते s है तो इसे s डैश बना लिया करते थे, इधर y है तो क्या बना लेते थे? y डैश। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें पॉइंट किस टाइप का होगा? A कामा B। तो समझ जाना, दोनों पॉजिटिव होंगे तो समझ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब दोनों, एक पहला क्या हो? पहला निगेटिव हो और दूसरा क्या हो? पॉजिटिव, तो समझ जाना ये पॉइंट कहाँ होगा? सेकंड में। अब ये दोनों निगेटिव हो, -a और -b, दोनों निगेटिव हो, तो समझ जाना थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब यहाँ पे a और -b ऐसे है, तो समझ जाना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं। किस में पॉइंट कहाँ कंटेन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ देखते हैं एब्सिसा निगेटिव है, ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कंटेन होगा। जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हो, एब्सिसा भी निगेटिव हो, ऑर्डिनेट भी निगेटिव हो, तो वे पॉइंट कहाँ कंटेन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे पहला पॉजिटिव हो, एब्सिसा पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट निगेटिव हो, तो कहाँ कंटेन होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बता सकते हो। यदि मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे एक्स एक्सिस में कंटेन है, कोई पॉइंट कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो 1 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे 2 0, इसका लिखेंगे 1 0, इसका लिखेंगे 3 0। तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। अब कोई पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है तो इसका कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट 0 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 0 3, इसका कोऑर्डिनेट 0 4, नीचे आओगे तो इसका कोऑर्डिनेट 0 -1, इसका कोऑर्डिनेट 0 -2, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट 0 -3। जो पॉइंट है कहाँ कंटेन है, वाई एक्सिस में, तो उसका एक्सिसा 0 है। और जो पॉइंट यहाँ पे मान लो 1 0, इधर होता तो क्या लिखते हैं, -1 0, यहाँ -2 0, यहाँ -3 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट देखो, या ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 है, देखो सबका, नहीं। और जो पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है कौन 0 है, उसका एब्सिसा सबका 0 है। इसका एब्सिसा 0 है जो पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है, और जो पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका क्या 0 है। इस बी कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, आई को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका क्या होगा, ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। कितना पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ तक। अगला पॉइंट लिखो नंबर, ये हो गया मान लो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस whose ordinate always will be 0. If any point lies in x-axis whose ordinate always will be 0. ये लिखवा दिए आपको। जैसे ये सब पॉइंट कंटेन थे ना एस एक्सिस में, तो इन सभी पॉइंट का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो 0 है, दूसरे कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिखते थे, ये पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट, तो दूसरा कोऑर्डिनेट जब 0 रहता है तो दूसरे कोऑर्डिनेट को ही तो क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट, और पहले कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, यही लिखवाया गया। इफ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस whose ordinate always will be 0, ठीक है। अब इफ एनी पॉइंट लाइज इन वाई एक्सिस whose एक्सिसा always will be 0, ठीक है। तो अगले पॉइंट को लिख सकते हैं, जो तीसरा पॉइंट, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस whose एब्सिसा always will be 0, always will be 0, ठीक है। अब वो पॉइंट जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों 0 हो उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया तो इसका क्या होगा, ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस में भी कंटेन है और ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस में भी कंटेन है। तो जो पॉइंट दोनों एक्सिस में कंटेन होता है उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। उसका एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो ओ का ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका क्या होता है, ऑर्डिनेट 0। और ये भी जानते हैं कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका एब्सिसा 0 होता है। तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में भी कंटेन है और वाई एक्सिस में भी कंटेन है, इसलिए इसका एब्सिसा भी 0 होगा और ऑर्डिनेट भी 0 होगा।
तो जिस पॉइंट का एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों जीरो होते हैं वो कहाँ कंटेन होता है, कौन सा पॉइंट होता है, उसका नाम क्या है, ओरिजिन पॉइंट। तो लिखो चौथा पॉइंट, ए पॉइंट whose abscissa and ordinate both will be zero, then that point is called origin point. Origin point इसको कहते हैं। whose coordinate is क्या लिखते हैं, वो लिख देंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर 0,0, एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, अब देखो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस टाइप का, ये वाला भी लिख लेना। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट of any point of the form A, comma B, then it lies in first quadrant. It lies in first quadrant. दोनों पॉजिटिव है ना, ए कॉमा बी। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए कॉमा बी, देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ए कॉमा बी टाइप का हो तो वो किसमें कंटेन होगा, फर्स्ट, दोनों पॉजिटिव हो, एब्सिसा भी पॉजिटिव हो और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो, कहाँ कंटेन होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 6 में क्या लिखोगे, इफ coordinate of any point, coordinate of any point of the form minus a comma b, then this point lies in second quadrant। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म क्या है, माइनस बी कॉमा माइनस बी, देन इट पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ कंटेन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट।
अब देखो आगे ऊपर लिखते हैं अब से 8 नंबर पॉइंट लिखो, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म क्या e comma minus b, e comma minus b, then it lies in fourth quadrant, ठीक है ना। लिख ली। Yes. अब जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार का 2 3 4 5 -4 5 3 -6 7 9 7 -9 या ऐसे -7 -9 ऐसे 7 0 0 8 ऐसे पॉइंट को बता सकते हैं कौन कहाँ स्थित है? Yes. कैसे बता सकते हैं? So ये first quadrant, ये second, ये और ये फर्स्ट में, ये fourth, सेकंड, ये fourth, ये भी, ये फोर्थ, ये third, ये और ये first. एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 है जिसका एस एक्सिस, और इसका ये एस y. कोऑर्डिनेट 0, इसका ऑर्डिनेट 0 है तो ये एस एक्सिस में, इसका एक्सिसा 0 है तो Y. वाई एक्सिस। इनको प्लॉट करने के लिए कहा जाए ग्राफ पेपर में कर लोगे, जैसे ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई कहता है 2 3 को इसमें शो करो इस ग्राफ पेपर में, शो कर सकते हो। Yes. सबसे पहले क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी होगा ऐसे। पिछले साल ओपी सर के यहाँ पढ़ते रहे होंगे आप लोग। ओपी सर का कृतांक नाम का लड़का आता है मेरे यहाँ बना में पढ़ वो जेपी सर का हैं? वो जेपी सर का बेटा। ओपी सर का है तो ओपी सर कौन? जेपी सर दूसरा है। प्रिंसिपल कौन है वहाँ के? जेपी सर। JP sir. जेपी सर, जेपी फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश. जयप्रकाश तिवारी। हाँ तो जयप्रकाश का लड़का है। तो आप लोग पढ़ते कहाँ थे? ओपी सर से। ओपी सर कौन है? ओम प्रकाश तिवारी. ओम प्रकाश तिवारी। वही टीचर है। वो मैथ पढ़ाते हैं। हाँ। और मैं सोच रहा था कि जेपी सर पढ़ाते हैं, जेपी को हम ओपी समझते थे। अच्छा तो वे ट्यूशन नहीं पढ़ाते जेपी? जेपी सर ट्यूशन नहीं पढ़ाते। शायद घर में पढ़ाते हैं. अच्छा स्कूल में, अच्छा स्कूल में कौन विषय पढ़ाते थे? कब कोई क्लास हाँ, इंग्लिश. इंग्लिश पढ़ाते थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, मतलब कि मैथ भी पढ़ाते होंगे। साइंस में जो देते हैं. अच्छा तो आप लोगों को क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा तो मैं सोच रहा था कि मैथ पढ़ाते हैं। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो पॉइंट क्या है 2 3, 2 3 कहाँ होगा? 2 इधर और 3. फर्स्ट कॉल। यहाँ पे 1 ये होगा 2 और 3 कहाँ जाओगे? पॉजिटिव जाए सामने, Y. 1 2 ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 3, ठीक है ना। फिर कहा जाए -4 5, तो -4 इधर होगा 1 2 3 4 -4, और 5 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, निगेटिव होता नीचे जाते। तो 5 ना 1 2 3 4 5, ग्राफ पेपर में आप लिख सकते हो -4 5 ऐसे, ठीक है। फिर क्या है 3 6, तो 3 6 क्या होगा? 1 2 3, -6 तो नीचे जाओगे ना, 1 2 3 4
5 ये 6, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 माइनस 6। इस प्रकार से ग्राफ में -7 -9, -7 कहाँ होगा इधर 1 2 3 4 5 6 7 -7, -9 क्या होगा नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पे 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कोई पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट -7 -9 ऐसे लिख लोगे। फिर क्या है 7 0 कहाँ होगा 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ये होगा इसका कोऑर्डिनेट 7 0, ठीक है। अब 0 8 कहाँ होगा 5 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 8। यहाँ तो कोई पॉइंट दिए रहेंगे तो उन पॉइंट को आप प्लॉट कर सकते हो कि नहीं, यस प्लॉट करने का प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे, ये पीछे पढ़ चुके हो आप। अब ये कहा जाएगा ड्रा द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ड्रा द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखा है s प्लस वाई इज इक्वल टू 3, s प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचो, ठीक है। क्या लिखा ड्रा द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट STRAIGST स्ट्रेट लाइन s प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, पिछले साल आप लोग ये पढ़े थे कि यहाँ पे मान लो 2x - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5, तो s की वैल्यू निकाल लिया करते थे। क्या करते थे 2s इज इक्वल टू 5 + 1, तो 2s इज इक्वल टू 6, तो s इज इक्वल टू 6/2, तो 2 3 जा, ये एक वेरिएबल का इक्वेशन है। क्या है एक वेरिएबल का इक्वेशन, ठीक है। तो जब एक वेरिएबल का इक्वेशन होता है तो एक ही इक्वेशन दिया रहता है, एक ही इक्वेशन दिया रहेगा। लेकिन जब दो वेरिएबल का इक्वेशन आपको मिल गया s प्लस वाई इज इक्वल टू 3, s माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐसे तो जब दो वेरिएबल के इक्वेशन रहेंगे तो दो इक्वेशन दिए रहेंगे। जब तीन वेरिएबल रहेंगे जैसे मान लो s प्लस वाई प्लस जेड बराबर इज इक्वल टू 7 आ गया, s माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27 आ गया, 2s प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 आ गया। तो यहाँ पे जब तीन वेरिएबल दिए हैं तो तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब एक वेरिएबल हो तो एक इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जब दो वेरिएबल होता है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जब तीन वेरिएबल होता है तो तीन इक्वेशन की जरूरत होती है। तो इसको तो आप पढ़ चुके हो, एक वेरिएबल एक इक्वेशन दिया रहता था सेकंड चैप्टर में शायद, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते थे। तो जब दो वेरिएबल का इक्वेशन दिया हो तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका नाम इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया इसका सेकंड। यदि दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप कहते हो क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या होगा प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल इलिमिनेट हो जाएगा, इलिमिनेट का मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या x और x कितने x 2x, अब 3 और 1 क्या 4, तो s इज इक्वल टू 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन गया, तो 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है, s इज इक्वल टू 2 आ गया। अब s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे वैल्यू क्या रखते हैं 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसका सलूशन है, हेंस सलूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हेंस सलूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, इसका सलूशन आ गया।
आप कैसे जानोगे कि s इक्वल टू जो वैल्यू आई है 2 और y इक्वल टू 1 ये सॉल्यूशन है? वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में s y की वैल्यू रख दो। जैसे s प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू क्या निकाले 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ रख दो s के स्थान पे 2 और y की इस स्थान पे 1 3, तो 3 इज इक्वल टू 3 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। दोनों साइड सेम है कि नहीं है? अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं s माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 से 1 निकाल तो 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है, दोनों साइड सेम है कि नहीं है? 3 इज इक्वल टू 3 ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है। और 1 इज इक्वल टू 1 भी ट्रू है। ट्रू कंडीशन दोनों में आ रही है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन आप निकाले हो s इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस प्रकार से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे दिया हो, सिर्फ एक इक्वेशन दिया गया और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, s की वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे। इसको थोड़ा सा लिख लो फिर बताते हैं आगे। अभी हम ग्राफ नहीं खींचे हैं, आप 10 नंबर इसको डाल लो पहले, साल कितना बार लिख लो 11, फिर हम बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अभी 11 नहीं बताए, 10 में साल लिख लो। ड्रा द ग्राफ ऑफ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करता है, इसी इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन ये है, ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। क्या लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब आर्य स्कूल में अधिकांश है पंडित लोग हैं कि नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि वेदांती पंडित ज्यादा। आशीष भी, आशीष सिंह है ना, आशीष क्या पढ़ाते हैं, साइंस। देखो ना, गिवन ए लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं इसको, कि s की पावर और y की पावर दोनों की 1। जैसे आप पढ़े थे पॉलिनोमियल में कि जैसे s माइनस 2 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 2s प्लस 7 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको क्यों लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। तो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, s की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है। गिवन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, गिवन ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन we draw the graph of इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर इट, इसके लिए y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू, s को उधर ले जाओगे, देखो s को उधर ले जाओ तो s यहाँ प्लस साइन है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 3 माइनस x। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सेकंड।
अब देखो इसमें एस की वैल्यू अपन से मान सकते हो आप, ठीक है, एस की वैल्यू 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, पर y की वैल्यू अपन से नहीं मान सकते। y की वैल्यू, एस की वैल्यू जो रखोगे उसकी मदद से आएगा। तो s कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि s की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो व्हेन s इज इक्वल टू 0, अपनी इच्छा से वैल्यू ले सकते हैं जो 1 हो, कोई दो वैल्यू लेना, ठीक है। तो व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 0, तो y इज इक्वल टू 3। अब अब एक वैल्यू और ले लो अपन मान से, 0 लिए तो आगे 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। पर y की वैल्यू इससे निकालोगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 2। तो पहला पॉइंट क्या मिले? जब s की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू क्या आई? 3। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 3 हुआ, और इसका कोऑर्डिनेट s की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू 2 आई, तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 1 2। इसका नाम a रख लिए, इसका नाम b रख लिए, ठीक है। अब we plot the point a and b on the same graph paper। एक ग्राफ पेपर में दोनों पॉइंट को डिनोट करो, शो करो, ठीक है। we plot the point a and b on same graph paper, same graph paper, join them, उन्हें मिलाते हैं, and extended the both side, दोनों ओर बढ़ा दिए। तब यहाँ पे देखो एक ग्राफ पेपर लेते हैं ऐसे। अब ग्राफ पेपर में किसको पॉइंट को शो करेंगे? 0 3 को। ये 0 है और 3 कहाँ जाएगा? 0 से 3 की ओर, तो 1 2 ये 3, तो पॉइंट मिल गया 0 3, इसका नाम ए। अब दूसरा पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट बी कहाँ होगा? 1 2 ना, तो 1 2 कहाँ होगा? ये 1 1 2 3 4 5 ऐसे है, तो 1 2 कहाँ होगा? एस की डायरेक्शन में 1 चलना है और वाई की डायरेक्शन में 2 चलना है, तो ये पॉइंट हो गया 1 2, इसका नाम है बी। और ए और बी पॉइंट को दोनों को मिला दो, दोनों पॉइंट को मिलाओगे और इसको दोनों साइड बढ़ाओगे भी ऐसे, ये किसका ग्राफ आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, and extended both side, so we obtain the graph of straight line s plus y is equal to 3, shown in given diagram, shown in given diagram, जिसको ग्राफ में दर्शाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं किसी लाइन। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके फॉर्म में इसकी वैल्यू अपनी इच्छा से मानते जाते हैं, कम से कम 2 वैल्यू मानोगे। अब यहाँ हमें इसकी वैल्यू 0 मानी है तो कोई जरूर नहीं कि आप 0 मानो, ठीक है। पर इसकी वैल्यू 85 भी ना मान लेना कि ग्राफ में हुए न करे, 85 भी ना मान लो, ऐसी पॉइंट ऐसा इसकी वैल्यू मानोगे जिसको आप ग्राफ में शो कर सको। मानने के लिए आप कुछ भी फ्री हो, इसकी वैल्यू आप 86 भी ले लोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, तो पॉइंट आ जाएगा। पर पता चला कि आप जो ग्राफ पेपर उसमें हुए न करेगा, तो इसकी वैल्यू अपने से लोगे, पर ऐसी वैल्यू लोगे 0 1 2 3 -2 -3 ऐसे कुछ, ठीक है। अब y की वैल्यू इसकी इक्वेशन की मदद से निकालोगे, तो s की वैल्यू जो यहाँ क्या कहलाएगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसको हम अपने से ले सकते हैं, पर y की वैल्यू अपन इसे नहीं ले सकते। s की वैल्यू इसमें रखोगे तब y की वैल्यू निकलेगी। y क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, डिपेंडेंट, आश्रित है y, ठीक है। फिर s की वैल्यू 12 ले लिए 1, तो y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, इस प्रकार का हम ग्राफ खींचेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक
ठीक है, इतना लिख लो, इसके बाद अब कल बताएंगे। कल संडे है, कल टेस्ट है 6:30 से 8 तक, ठीक है, 6:30 से 8 तक। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको यदि आपको बहुत बड़ा ड्रीम है, ज़िंदगी में बहुत फेमस होना चाहते हो, मैथ में टॉप ऑफ करना चाहते हो, इंडिया में प्रथम स्थान है, MP में प्रथम स्थान है, तो आप बेस्ट स्थान में आए हो, ठीक है। जिसके लिए जितना पढ़ाएंगे उसका हर संडे टेस्ट लेंगे। 2 चैप्टर पढ़ाएं तो 1-2 दोनों का टेस्ट होगा, 3 पढ़ाएं तो 1-2 तीनों का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप मैथ में 100 में 100 भी ला सकते हैं। इसकी बहन 99 लाई ही थी, मैं 10th में, मैथ में 99 एक ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, नहीं तो 100 में 100 आ जाता, ठीक है। तो आप भी ला सकते, आपको हर कोई स्टूडेंट ला सकता है। 2013 में 7 लड़के 100 में 100 लाए थे, ठीक है। तो इसके लिए यही जरूरी है, क्योंकि आप जब रोज पढ़ने आओगे, हर संडे टेस्ट देने आओगे, तब अच्छी से तैयारी होगी। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब हम टेस्ट देने जाएंगे, ये गलत सोचते हैं वे, ठीक है। हर संडे टेस्ट देने आओगे तब अच्छी से तैयारी होगी। जैसे मान लो कोई आदमी हारमोनियम बजाने की थ्योरी पढ़ता है, हारमोनियम बजाने की क्या पढ़ता है, थ्योरी, और उसको हारमोनियम छूने के लिए ना दिया जाए तो थ्योरी पढ़ने के बाद उसको बजा लेगा, नहीं बजाएगा, है ना। तो आप लोग पढ़ते हो, पढ़ने के बाद 7 दिन पढ़े तब टेस्ट लिया गया, तब आप क्या जाने 7 दिन में नई चीज, फिर आगे 7 दिन में क्या जाने। पता चला कि उसी वीक के 80% क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मान लो सैटरडे से लेकर मंडे से लेकर के और सैटरडे तक के जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे 80% उसी के क्वेश्चन रहेंगे, 20% पीछे के रहते हैं, ताकि आपका रिजल्ट भी डाउन ना हो, अच्छा रिजल्ट आओ, तुरंत वालों की तैयारी कर लो, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होती है, जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता। हारना क्या है, कम नंबर और तैयारी, किसी संडे मान लो तैयारी नहीं हो पाई, हर संडे 99 पाते हो, किसी संडे को तैयारी नहीं हो पाई तो मान लो 40 नंबर पा गए, तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि हाँ हम कमजोर हो गए, सबके सामने बताया जाएगा नंबर, तो डीमोटिवेट भी होने की जरूरत नहीं है। यही है हारना, जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता, ठीक है। कहने का मतलब कम नंबर आता है तब भी आते रहो। बहुत सारे एक स्टूडेंट ऐसा था, 12वीं क्लास में एक लड़की थी, रुखसार बानो, आज से 10 साल पहले टेस्ट में 2 नंबर पाई थी, लेकिन हर संडे आती थी, हर संडे आती थी। लास्ट में रिजल्ट 93 था मैथ में, ठीक है। तो कम नंबर है, और ये भी सोच सकती थी कम नंबर आता है तो हम सबके सामने जाएं तो बदनामी मेरी होती है, तो हम ट्यूशन पढ़ ना करेंगे, भाग जाए। लेकिन वो मैदान छोड़ के भागी नहीं तो क्या हुआ, अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्या है कि मान लो आप लोग तो ऐसे भी तेज वाले स्टूडेंट हो, मान लो कोई कमजोर लड़का है और वे हर संडे टेस्ट देने आने का गोल बनाता है, तो कि मान लो कोई स्टूडेंट बगल में बैठा, उसे सब क्वेश्चन बनते हैं, उसे एक भी नहीं बनता, तो बैठा तो रहे 3 घंटे, तो ये भी देखता रहेगा कि उससे सब बनता है, उसे नहीं बनता, तो बैठे रहने से उसके अंदर कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अगले संडे उसकी तैयारी भी बेस्ट हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या है, एक चीज ये है, यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया, ठीक है। जैसे मान लो आप आज तक रिजल्ट आपका 99 या 100% नहीं आया, तो क्या करना पड़ेगा, 99 लाने के लिए वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। 99 लाने के लिए पिछले साल ट्यूशन नहीं पढ़े थे या पढ़ना शुरू किए थे दीपावली के बाद, इस साल अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। पिछले साल कभी हर संडे टेस्ट नहीं देते थे, इस साल हर संडे टेस्ट देने लगे। तो आपके कुछ स्टेप होने चाहिए कि जो पिछले साल नहीं करते थे इस साल क्या करने लगे। यदि स्टेप आपके नहीं है, अलग स्टेप नहीं है, पिछले साल वाले रिजल्ट है, तो रिजल्ट भी वही आएगा पिछले साल जैसा, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना, पिछले साल से हटके क्या क्या काम कर रहे हैं हम इस साल, ठीक है। सोचते ऊंचा है, करते वही है जो करते चले हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आता चला आया, ठीक है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। अब हैबिट चेंज करना दुनिया का सबसे कठिन काम, हैबिट, ठीक है। अब हैबिट कौन बनाया है, आप बनाए, भगवान बनाए हैं, हम लोग खुद बनाए हैं ना। तो उस हैबिट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हैबिट को चेंज करने के लिए एक और विशेष चीज है, जैसे मान लो सफल लोगों की जो किताबें होती हैं, उस किताब को 1 घंटा डेली आप पढ़ते हो। जैसे मान लो इस प्रकार की है, ब्रायन ट्रेसी, बहाने बनाना छोड़ दे, आत्मशासन की शक्ति, इस प्रकार किताब आती हैं, बहुत सारी किताबें हैं करोड़ों में, ठीक है। इस प्रकार की किताब को यदि आप 1 घंटा डेली पढ़ते हो, कितने घंटे, 1 घंटा, तो 1 घंटा डेली पढ़ते हो, तो ये किताब 7 दिन में खत्म हो जाएगी। कितने दिन में खत्म हो जाएगी, कम से कम 7 दिन। तो जब 7 दिन में किताब खत्म हो जाएगी, पढ़ दोगे,
तो इस प्रकार की किताब महीने में कितने पढ़ लोगे? 4 महीने में 4 पढ़ लोगे तो 12 चौक 48 48 जो 28 दिन होता है, 2 दिन और बचता है, कुल मिला के 50 किताब साल में पढ़ लोगे कि नहीं? 50 किताब साल में पढ़ लोगे। तो जब 50 किताब साल में पढ़ लोगे तो 10 साल में 500 किताब पढ़ोगे। कितनी किताब? 500 किताब। 500 किताब पढ़ने से क्या फायदा होगा? देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है क्या, जो हार्ड वर्क करते हैं। क्या करते हैं? हार्ड वर्क। और दूसरे होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क कौन कहलाते हैं? इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे मान लो होता है BES और BI। डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुने हो कभी? अमेरिका के राष्ट्रपति ना, ठीक है। तो उनकी एक किताब है द आर्ट ऑफ डील। उस किताब में पहले पेज में लिखा है ESBI। 4 प्रकार के पूरी दुनिया में लोग होते हैं। पहले होते हैं E का मतलब होता है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है टाइम योग्यता को बेचने वाले लोग। टाइम योग्यता को बेचने वाले लोग, जैसे मान लो कोई मैथ का टीचर है, स्कूल में 5 घंटे अपना नॉलेज बेचेगा, अपना 5 घंटा बेचेगा, उसके बदले में शासन उसको पैसा देगी, या कि प्राइवेट संस्था है तो उसका मालिक उसका पैसा देगी। वे लोग क्या करते हैं? इम्प्लाई उनको कहते हैं, जो टाइम योग्यता को बेचते हैं। जॉब करने वाले लोग जितने होते हैं सब ई कहलाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कौन कहलाते हैं? जो ये मान लो डॉक्टर है, क्लिनिक खोल लिया, क्लिनिक खोल के बैठा है, तो किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जा रहा है, लेकिन वे भी टाइम योग्यता को बेच रहा है अपने यहाँ। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम योग्यता को बेच रहे हैं। ये लोग कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। बिग बिजनेसमैन कौन कहलाते हैं? जो टाइम योग्यता को खरीद लेते हैं, ठीक है। टाइम योग्यता, जैसे मान लो दीपक गुप्ता, SIT कॉलेज देखे हो? SIT कॉलेज नाम सुने हो? तो दीपक गुप्ता वो 12वीं फेल है, लेकिन उसके नीचे MBA MCA करने वाले 200 टीचर। कितने टीचर हैं? 200। और 200 टीचर हैं। एक टीचर 10 घंटे भी काम करता होगा तो दीपक का काम कितने घंटे होता है? 2000 घंटे। इसका 10 घंटे यूज करके इसके माध्यम से 1 लाख रुपए बनाएगा, लेकिन इनको 10,000 और 20,000 की सैलरी देगा। तो इस प्रकार के काम को कहते हैं। ये टाइम योग्यता को खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है। और ये टाइम योग्यता को बेचने वाले लोग। ज्यादा पैसा कौन बनाता है? बेचने वाला कि खरीदने वाला? खरीदने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 200 घंटे का काम हो रहा है। अब डॉक्टर भी बन गए थे, जो डॉक्टर हो गए कितने घंटे काम करोगे एक दिन में? 16 घंटे 8 घंटे, अधिकतम 16 घंटे नहीं कर सकते, 24 घंटे कर लोगे। मान लो आप 8 घंटे ड्यूटी करने चले गए और घर में क्लिनिक में बैठे रहे 8 घंटे, तो 16 घंटे अधिकतम काम कर सकते हो। दीपक का काम कितने घंटे हो रहा है एक दिन में? 2000 घंटे। तो जो 16 घंटे काम करेगा उसकी ज्यादा इनकम होगी कि जो 2000 घंटे काम करेगा उसकी इनकम ज्यादा होगी। इसी फैक्ट्री का मालिक है, उसके नीचे 10,000 वर्कर हैं और हर एक वर्कर 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन मालिक होगा? जो टाइम योग्यता को खरीदा है, जो टाइम योग्यता को बेचता? बात समझ में आई? तो यहाँ बिग बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर, ठीक है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जिनके पास पैसा है तो पैसा को निवेश कर दिए। मान लो कोई बात, अब पैसा है, 50 तो बस चलवा दिए, बस पैसा कमा रही है, स्कूल खुलवा दिए, कमरा किराए से बनवा के दे दिए किराए से, बिजनेस है। एक होटल खड़ा कर दिया, होटल पैसा कमा रहा है। पैलेस बनवा दिए, पैलेस पैसा कमा रही है। ये लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस लेवल के लोग दुनिया में 5% हैं और इस लेवल के लोग पूरी दुनिया में 95% हैं। और ये 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है और ये 5% पैसे में जी खा रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है? मनी, टाइम, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, फ्रेंडशिप। 5 गुणों की इनकम होती है। इनको कहते हैं मनी। मनी का मतलब मन का पैसा। सब्जी लेने गए, मर्सिडीज खरीद लिया 80 लाख का, फरारी कार खरीद लिया, आज खरीद लिया, मशीन दूसरी आ गई, दूसरे दिन फरारी खरीद लिया। उनको सोचना नहीं पड़ता, इतना पैसा है, ठीक है। मनी, टाइम, पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी है। बहुत सारे लोगों के पास क्या है? पैसा तो है, टाइम नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे मिश्रा नर्सिंग होम में राजेश मिश्रा आते हैं, नर्सिंग होम में बैठते हैं, सुबह 7 बजे आ जाते हैं, शाम को 7 बजे जाते हैं या 11 बजे जाते हैं, ठीक है। तो सुबह 7 बजे आते हैं तो उनका पोता सोता रहता है, छोटा है तो 5 साल का, 3 साल का, ठीक है। और जब शाम को जाते हैं तब भी सो जाता है। कहने का मतलब टाइम नहीं दे सकते फैमिली में। पैसा तो है लेकिन पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पास क्या होता है? पैसा नहीं है, टाइम है। गांव में चले जाओ, ताश खेलते लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। तो उनके पास तो पैसा तो नहीं है लेकिन टाइम है।
अब कुछ लोगों के पास ना पैसा है ना टाइम, जॉब करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ये लोग पूरी समय बिजी रहेंगे सुबह से शाम तक। अब ये ऐसा नहीं है कि वो सब्जी लेने जाए तो मर्सिडीज खरीद लेंगे, ठीक है, इतना पैसा होता ना टाइम होता, ठीक है, बिजी विदाउट वर्क, एक तरह से रोजी रोटी कमाने वाले लोग, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? काम करो चाहे ना करो, इनकम में कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लो एक आदमी कमाने वाला है और खाने वाले 4 लोग हैं, 6 लोग हैं। अब कमाने वाले की इनकम यदि किसी कारण से बस क्या हो, एक्सीडेंट होगा, कुछ हुआ तो 0 हो गई, तो ये कहाँ जाएगी फैमिली? सोचो, कोई सुरक्षा है? लेकिन यदि ये होंडा सिटी कार खरीद करके और हर 20 साल तक किस्त चुकाने से बेहतर क्या है? एक तो कमरा घर बनवा दिए होते, ठीक है, 10 साल या 15 साल के अंदर। और मान लो 15 फैमिली रूम, और 15 फैमिली रूम का मतलब क्या हुआ? 3000 रुपये पर फैमिली रूम सपोज करते हैं। 15 गुणे 3 क्या? 15 से 45, ठीक है, 45,000 रुपये उनको क्या आती? निष्क्रिय आमदनी, बिना काम का पैसा आता कि नहीं? ये काम करें चाहे ना करें, ये दुनिया में रहे चाहे ना रहे, ये आता रहेगा। तो आप लोग जॉब पढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद गाड़ी वाड़ी खरीदने के चक्कर में ना पड़ना, निष्क्रिय आमदनी बनाने की कोशिश करना पड़ेगा, अधिक से अधिक निष्क्रिय आमदनी। काम करो चाहे ना करो। जैसे आप स्कूल के वेदांती पैलेस खुलवा दिए, अब वही पैलेस जब तक चलता रहेगा तब तो लोग पैसा उससे आता रहेगा, ठीक है ना? तो ये स्मार्ट वर्क कहलाता है, इस प्रकार का जो काम करते हैं। अब ये नहीं है कि आपकी इनकम कम है तो आप खूब मेहनत करने लगे, रात दिन मेहनत करने के लिए 2-3 से जॉब करने लगे, ओवर टाइम करने लगे तो आप अमीर बन जाएंगे। आपको तरीका पता होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये सब बताने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक पहाड़ को खोदना है आपको, तो पहाड़ को खोदने के लिए आपके पास औजार होने चाहिए। क्या? एक खुरपी जानते हो? खुरपी जानते हो? यस सर। एक होता है फावड़ा, ये भी जानते होगा। एक होगा ट्रैक्टर बुलडोजर, ठीक है। अब पहाड़ को खुरपी से खोदो, कितने दिन में खोद पाओगे? पूरी जिंदगी लग जाएगी, नहीं खोद पाओगे। आपके पोते खोदेंगे तब भी नहीं खोद पाओगे। लेकिन ट्रैक्टर बुलडोजर से इसको खोदा जाए तो क्या होगा? 1 घंटे में बहुत जल्दी खुद जाएगा। नहीं, 1 घंटे में नहीं, 2 दिन के अंदर खुद ही जाएगा, ठीक है। तो खुद जाएगा, तो कहने का मतलब इसके ट्रैक्टर बुलडोजर। अब उसी प्रकार हम बड़ा काम यदि करना चाहते हैं तो हमारे पास दिमाग किस प्रकार का? खुरपी भर। हम बड़ा काम करना चाहते हैं तो क्या लगता है? इम्पॉसिबल, नहीं। तो बड़ा काम करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग कैसा होना चाहिए? ट्रैक्टर बुलडोजर जैसे। तो ट्रैक्टर बुलडोजर से काम कैसे आना चाहिए? आएगा कैसे? तो ये जो 5% लोग जो है, 5% लोग जो है, जो उनके पास दुनिया का 95% पैसा हो, वे काम आपको भी करना पड़ेगा। तो ये लोग सोकर जब उठते हैं तो जानते हो क्या करते हैं? इस प्रकार किताब पढ़ते हैं। और ये लोग 95% सोकर जब उठेंगे तो जानते हो क्या करते हैं? पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ये 5% लोग हमेशा सफल लोगों की सीढ़ी देख के सोते हैं, और ये 95% लोग टीवी देख के सोएंगे और व्हाट्सएप में बिजी रहेंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी, ये 5% लोग क्या होता है? पहले गोल बनाते हैं, फिर योजना बनाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। ये लोग कहते हैं जब पैसा आएगा तो फिर सोचेंगे, ठीक है। तो ये किताबों को पढ़ने से ये सब जानकारी आपको मिलती जाएगी। तो आपका स्कूल टॉप करने का गोल नहीं रहेगा, पूरी दुनिया में फेमस होने का गोल बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी ये रात दिन मेहनत करोगे, ठीक है ना। इसलिए इन किताबों को पढ़ना जरूरी है। अब देखो, कोई आदमी है, उसके अंदर 2 प्रकार की बॉडी, 2, एक है गर्दन से नीचे की बॉडी, एक गर्दन से ऊपर की बॉडी। अब माटी खोद करके कोई आदमी कितना पैसा बना सकता है? मजदूरी करके 300 रुपये 400 रुपये मजदूर जैसे बनाते हैं। लेकिन दिमाग का यूज करके कितना पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे बिल गेट्स का नाम सुने होंगे आप, एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करे, काम करना बंद कर दे तो 735 साल लग जाएगा। इतना पैसा है। 1 करोड़ रुपए रोज खर्च करे, काम करना आज से बंद कर दे तो 735 साल लग जाएगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि आज से 10 साल बाद फरवरी महीने में 27 तारीख को सुबह 7 बजे क्या करेंगे? आज ही लिखा है। आज से 10 साल बाद फरवरी महीने में 27 तारीख को सुबह 7 बजे क्या करेंगे? डायरी में आज लिखा है। हम लोगों को कल को पता नहीं कल क्या करेंगे, पता है कल क्या करेंगे? 7 बजे से 8 बजे से 9 बजे से, ठीक है। तो इन सब चीज किताबों को पढ़ने से बड़े बड़े सपने जागृत होंगे, आप जी तोड़ मेहनत करोगे, ठीक है ना। ये सब बताने का मेरा मतलब, ठीक है। जाओगे।
एक तो कॉपी मोटी सी बना लो, उसी कॉपी को रोज लेकर के आना, पूरे क्वेश्चन उसमें करवाएंगे, पूरे एग्जाम्पल करवाएंगे, पूरे फार्मूले सिद्ध करवाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एक थोड़ा आज दूसरा लेकर आए, कल दूसरा लेकर आए, परसों दूसरा लेकर आए, तो पता चला कोई व्यवस्थित लिखा भी नहीं है कुछ। हाँ, पता चला कल पेपर होने वाला है मैथ का, आप ढूंढ रहे हो कौन एक्सरसाइज कौन से रफ में लगा, ठीक है। पहले क्या होता है कि जैसे मान लो आपको मम्मी बोलती हैं कि जाओ 3 चीज ले आओ मार्केट से, सामान दुकान से, 3 नाम बता दी तो आपको याद रहेगा, चाय शक्कर और गुड़ कुछ भी, ठीक है। लेकिन आप कहा जाए 100 सामान लाना और उसकी लिस्ट नहीं बनाए तो कितने सामान लेकर जाओगे? बोल भर दी, कुछ तो ले जाएंगे, कुछ लेगा, कुछ भूल जाएगा कि नहीं। तो पहले छोटी क्लास रहती, कम पढ़ना, रात रात भर पढ़ोगे तो परीक्षा पास हो जाओगे। लेकिन जब क्लास बढ़ती जाती है तो उसका नोट्स ना बनाओगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाना चाहिए, जैसे क्लास बढ़ती जाए तो उसका नोट्स बनाओ, उसी का रिवीजन करते रहो, जो यहाँ सुने हो वही लिखा भी है, और इसे रोज देखते रहोगे तो आज नहीं समझ में आया, कल नहीं समझ में, परसों तो आएगा ही, रोज देखते रहोगे। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। शिवलाल अथवा हवा महल की कॉपी A4 साइज की 150-180 रुपए वाली रेट की खरीद लो, ठीक है, और उसी कॉपी को रोज लेकर के आओ, उसी में सब करवाएंगे, ठीक है। एक तो फॉर्म ले ले, उसको जमा भी कर देना कल भर। कल तो ना आना, कल टेस्ट हो लेंगे, परसों से फिर आना आप, ठीक है। कल सुबह 6:30, हाँ 6:30 बजे 6:30, यस सर। इसको भर के 500 रुपये के साथ जमा करना परसों। इसको हाथ में रख लेना, मुझे